आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत संचालित किए जाने वाला कार्यक्रम निरंतर जारी है। सभी लोग प्रत्येक रविवार को शाम को 8 बजे लाइव हो जाया करें और ऑनलाइन होकर इस कार्यक्रम में भागीदारी करें। न्याय स्थापना अभियान भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए संचालित किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म आज के किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि सभी धर्म उससे पलायन करने वाले लोगों द्वारा बने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई, ये सभी लोग उसी से भाग करके बाहर गए हुए हैं। और भागे किस प्रकार से हैं? क्योंकि जब अपने घर में सड़ांधता फैला दोगे तो वहां दम घुटने लगेगा घर के अंदर, तो उसकी सफाई करने के बजाय उससे कूद कूद के बाहर आपको निकलना पड़ेगा। यदि आप ना सफाई करने की इच्छा वाले हैं, ना आपके अंदर उतना परिश्रम है, ना आपके अंदर उतना संकल्प है, ना आपके अंदर उतनी श्रद्धा है, ना सत्य में आस्था है, तो आप यथास्थितिवादी बने रहेंगे और अपनी समस्याओं से बचने के लिए बाहर किसी दूसरे खड्डे में कूद के सोचते रहेंगे कि आप खड्डे से बाहर निकल जाएंगे। एक खड्डे से दूसरे खड्डे में कूदने पर कोई बाहर नहीं निकलता, बल्कि और गहरे से गहरे में जाता है। अच्छा ये है कि अगर आपके घर की फर्श धंस गई है और आप गड्ढे में गिरे हुए हैं, तो आप उस फर्श को फिर से बनाने का प्रयास कीजिए, उसमें मिट्टी भरिए, नया सुंदर उसमें फर्श ढलाई कीजिए और टाइल्स लगाइए और आराम से रहिए। ऐसा ना करके यदि आप बाहर खड्डों में कूदते हैं तो पक्का समझ लें कि आप और अधिक से अधिक गहरे से गहरे गर्त में घुसते जाएंगे, जिनमें से निकलना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर वहां अंधकार में ठोकर और विनाश होगा, तकलीफें होंगी। तो आप सबको उस गर्त से निकालने के लिए ये अभियान पुनः संचालित किया जा रहा है कि आप लोग उससे निकल करके और एक सुंदर सैद्धांतिक, व्यावहारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक मामलों में संपन्न हो सके, सुंदर जीवन जी सके। आपकी दास्ता की जंजीरें टूट जाएं,
आपका शोषण रुक जाए, आपकी अकर्मण्यता समाप्त हो जाए, आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाए, आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, आपकी अशिक्षा खत्म हो जाए, इसके लिए आपको एक सुव्यवस्थित वातावरण की जरूरत है, एक सुंदर व्यवस्था की जरूरत है, एक सुंदर सिस्टम की जरूरत है जो विशुद्ध सत्य के सिद्धांत पर आधारित है। मानव समाज ये जो दो पैरों पे खड़ा हुआ सीधा, दो हाथ ऊपर करके, सिर को सीधी रेखा में रखते, ये वर्टिकल रूप से खड़ा है, तो इसमें ये वर्टिकल होता है तो इसका वरीयता क्रम चल पड़ता है। अब ये पशुओं की तरह जमीन के पैरेलल नहीं है, बल्कि ऐसे के बजाय अब ये ऐसे हो गया, सीधा हो गया, इसकी रीढ़ सीधी हो गई। अब ये जिम्मेदारी ले सकता है, इसमें वरिष्ठता, वरीयता, ईश्वरीयता का विकास होगा, तो ये ऊंचा उठेगा, जिम्मेदारी समझेगा, अपने कर्तव्यों और अधिकारों को पहचानेगा, उनको उपार्जित भी करेगा और उसके द्वारा समृद्ध, सुविकसित, समुन्नत, सुखी और स्वस्थ जीवन भी जिएगा। आज इसी विषय पर हम लोग अधिक बात कर पाएंगे। इसी मामले को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। संजीव जी के द्वारा। संजीव जी भारत के पश्चिम बंगाल से हैं, वर्तमान में न्याय धर्मसभा के कार्यकर्ता भी हैं और हम संस्थापक संघ की सभी गतिविधियों में बड़ी सक्रियता पूर्वक संलग्न रहते हैं। उन्हीं का ये प्रश्न है, पूछते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म संस्थापक संघ द्वारा गठित न्याय समाज की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालने की कृपा करें। आप देखें, यहां बात पूछी जा रही है न्याय समाज के बारे में। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी दिवस के दिन 22 अप्रैल 2020 को न्याय समाज के गठन की घोषणा की गई थी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक साजीविता के बिना वो जीवित नहीं रह सकता, इसका कोई एग्जिस्टेंस जरूरी है। जब ये सामाजिक रूप से रहे बिना जीवित नहीं रह सकता, तो इसको एक सामाजिक सभ्यता की आवश्यकता होगी। इसी मानवीय सामाजिक सभ्यता को न्याय समाज कहा गया है। यह मानवीय सामाजिक सभ्यता है जो न्याय समाज के नाम से घोषित की गई है।
इसे न्याय समाज क्यों कहा गया, पहले इसे समझ लें। न्याय शब्द जो है इसका सैद्धांतिक आधार, किस सिद्धांत पर यह समाज आधारित होगा उसे न्याय कहा गया। न्याय के सिद्धांत पर आधारित सामाजिक सहजीविता ही न्याय समाज है। एक ऐसी मानवीय सहजीविता जो न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो, उसे ही न्याय समाज के नाम से घोषित किया गया है। न्याय समाज की आवश्यकता पूछी गई है। आप समझ सकते हैं कि न्याय समाज एक न्यायशील सामाजिक सहजीविता है। न्याय के सिद्धांत पर आधारित सुव्यवस्थित सहजीवन धारा ही न्याय समाज है। न्याय के बिना कोई भी सामाजिकता स्थिर नहीं रह सकती। अगर आप सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको पारस्परिक समाधिकारिता को स्वीकार करना पड़ेगा। न्याय समुचित शब्द से परिभाषित होता है, जिसमें समता और औचित्य दो बातें समाहित रहती हैं। सम और उचित दो बातों का इसमें समावेश है। एक तो ये सम्यक हो और दूसरा औचित्यपूर्ण हो। एक ऐसी व्यवस्था जो समुचित शब्द द्वारा परिभाषित न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो, उसे न्याय समाज कहते हैं। अब ये न्याय समाज आवश्यक क्यों है? आप जहां कहीं भी सहजीविता में खड़े होंगे तो आपके बीच में कोई छीन झपट ना हो जाए। यहां मान लीजिए कि हाल में अगर 100 कुर्सियां रखी हों, अब 100 कुर्सी रखी हैं, लेकिन मानव समाज के 100 सदस्य बैठना चाहते हो। ऐसी दशा में उस समाज में कोई कमजोर भी होगा, कोई छोटा भी होगा, कोई बहुत ताकतवर भी हो सकता है, बहुत सबल हो, कुछ लोग उसमें निर्बल ही हों। तो ये सबल और निर्बल के बीच में उन कुर्सियों में संघर्ष ना हो जाए। समाज को बैठाना है, 100 लोग हैं, 100 कुर्सियां भी हैं, लेकिन जब बैठने का नंबर आए तो जो सबल वर्ग है वो घोषित कर दे कि इसमें से सारी कुर्सियां उसकी हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक ही आदमी है सबल, जो सबको हरा सकता है, और उसने घोषित कर दिया हाथ में कोई शस्त्र लेके कि कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, सभी लोग बाहर खड़े हो जाएं, लाइन लगाएं। अगर कोई बैठा तो उसको शूट कर दिया जाएगा। यदि किसी ने ऐसी सबलता दिखाई तो वहां पर हल क्या होगा? कुर्सियां 100 हैं, लोग भी 100 ही हैं, लेकिन बाकी सबको
लाइन से खड़े रहना पड़ेगा और खाली कुर्सियां रखी रह सकती, क्योंकि जिस एक ने कब्जा कर लिया है सबल ने, तो वो एक पर ही बैठेगा, पूरे 100 में तो बैठेगा नहीं एक साथ, तो 99 तो खाली रहेंगे। लेकिन कब्जा उसका है पूरे हाल पर, पूरे रिसोर्स उसके कब्जे में है। अब किसी को अगर कुर्सी की तरफ झांकना है तो वो पहले शीर्षासन करवाएगा, दंड बैठक लगवाएगा, फिर कहेगा कि पहले बाहर जाओ झाड़ू लगाओ, फिर कहेगा वहां से लौट आए हो तो अब जाओ दूसरी तरफ झाड़ू लगाओ, फिर वहां से लौट आए हो तो अब और कुछ करो, लेकिन वो बैठने ना दे फिर भी, और बताए कि कुर्सियां सब उसकी हैं। सारे शीर्षासन करवाने के बाद भी आपको खड़े ही रहना है। ऐसी दशा में जो 99 लोग कंप्लेंट करेंगे तो उनकी सुनेगा कौन? उसी के हाथ में मान लीजिए पूरी सत्ता है और उसने रेपो रेट लगा रखा है। रेपो रेट के कारण रिसोर्स सब महंगे हो गए हैं। महंगा रिसोर्स लेकर के कोई सामान्य आदमी अगर दूसरे सेठों के सामने उतरता भी है बिजनेस में, तो उसकी लागत अधिक हो जाती है पूंजी पर ब्याज के कारण, उत्पादन लागत ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो ये माल, जिस माल को कोई सेठ अपनी पूंजी से उतार रखा है, वो 20 रुपए में बेच रहा है। आप जब माल उतारे तो आपकी लागत ही 25 रुपए है, तो 20 में बेचोगे कैसे? आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी और ये जो पूंजी से आपने शुरू किया है ये भी बिक के उसके हाथ में चली जाएगी। तो रेपो रेट जानबूझ करके मान लीजिए लगा दिया किसी ने उस समाज में। अब सारे रिसोर्स दुर्लभ हो गए। जब वो दुर्लभ हो गए तो अब किसी से कहा जाए कि आप ये रेपो रेट हटा लीजिए। 32 साल से न्याय धर्म सभा समाज को समझा रही है कि तुम रेपो रेट के कारण बेरोजगार हो, संसाधन विहीन हो, श्री विहीन हो, तुम शोषण के शिकार हो। तुम्हारी अपनी पूंजी हो तो तुम अपनी दुकान पे बैठोगे, दूसरे की दुकान पे क्यों जाओगे? तो शोषण कैसे होगा? दूसरे की फैक्ट्री में क्यों जाओगे? आप अपनी फैक्ट्री लगाना पसंद करोगे, तो शोषण के शिकार क्यों होगे? उससे आपका आर्थिक शोषण भी होगा, आप संसाधन विहीन भी हो जाएंगे, बेरोजगार रहेंगे, आर्थिक आय भी आपकी मजदूरी के रूप में आएगी और मजदूर चूंकि बहुत ज्यादा आप हो जाएंगे रेपो रेट के कारण, संसाधन विहीन होने के कारण मजदूरों की भीड़ बढ़ जाएगी, लेबर चौराहे बढ़ जाएंगे, मीना बाजार बढ़ जाएंगे। तब क्या होगा? ऐसी दशा में सस्ता मजदूर सबको सुलभ हो जाएगा। गरीब होने के कारण आप जनसंख्या भी अपनी बढ़ाते चले जाएंगे, वो खुश होंगे, हाँ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, अधिक गुलाम, अधिक गुलाम, अधिक गुलाम, अधिक नौकर, अधिक मजदूर, अधिक लेबर। और जितना लेबर की सप्लाई अधिक, उतना उसका मजदूरी की दर, वेतन की दर उसकी नीचे। तो सस्ता मजदूर, पतला मजदूर, दुख से भरा हुआ मजदूर, गरीबी से ग्रस्त मजदूर समाज में भरमार हो जाएंगे। गिड़गिड़ाता हुआ मजदूर, क्योंकि अगर काम नहीं मिलेगा तो आज भूखों मर जाएंगे बाल बच्चे। तो गिड़गिड़ाता हुआ मजदूर, चाहे जैसे रख लो, मालिक 4 लाख रोज मारो फिर भी काम के लिए हाजिर है। तो लेबर चौराहे फुल हैं पूरे देश में। करोड़ों मजदूर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कोरोना में देखा आपने मजदूर भागते हुए, कोई उनका रखवाला नहीं, ना उनको शिक्षा दी गई है, ना उनको रोजगार दिया गया है। भाग भाग के घरों से सबके
यहाँ वहां किसी की फैक्ट्री में, किसी की दुकान में, किसी के घर में, किसी के झाड़ू बर्तन में, कहीं लगे हुए हैं सब अपना। मजबूरी का नाम मजदूरी है। अधिकार का नाम मिल्कियत है। तो ऐसा समाज जिसमें सभी कुर्सियां किसी एक सबल ने घोषित कर ली हों कि उसकी हैं, आप कुछ बोलेंगे तो गोली पड़ेगी सीधे। अभी रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, उनके सब घर तोड़े दे रहा है, पूरी कॉलोनियां तोड़े दे रहा है, हर उनकी फैक्ट्री तोड़े दे रहा है, हर चीज खत्म किए दे रहा है रिसोर्स। वो सबल है, उसके सैनिक जबरन कब्जा कर रहे हैं और कोई आदमी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। दूसरे देश भी चुप हैं, बड़े से बड़े रूस से ज्यादा ताकतवर भी देश हैं, फिर भी वो चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि वही वाला काम वो खुद भी करते हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई। तुम जब अपने से आजू बाजू के कमजोर को कूटोगे तो हम चुप रहेंगे, जब हम कूटेंगे तो तुम चुप रहना। इस तरह के उनके समझौते हैं आपस में। वो कूटेंगे तो वो चुप रहेंगे, वो अपने पड़ोसी को कूटेगा तो वो भी फिर चुप रहेंगे। आपस में समझौता। तो हर कमजोर पड़ोसी को कूटा जाता है, उसके रिसोर्स छीन लिए जाते हैं और वो गणपत की तरह सब जगह भागा भागा फिरता है रिसोर्स मुक्त होकर। तो ऐसी दशा में आप विचार करके देख सकते हैं कि दूसरे लोग आपकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, आपके बिजनेस पर कब्जा कर लेते हैं, आपके मकान पर कब्जा कर लेते हैं। आप कुछ बोलेंगे तो आप कूटेंगे नहीं। बिहार में, यूपी में ऐसी घटनाएं लगातार देखी जा सकती हैं, तमाम उदाहरण मौजूद। रूस कूट रहा है यूक्रेन को, चाइना कूट डाला तिब्बत को, अब और भी 2-4 को कूट रहा है। धीरे धीरे अपना अपना बचाव छोटे करते रहो। जो भी सबल है, जिसके पास बंदूक का बल है, शस्त्र का बल है, बाहुबल है, जैसा भी बल है, अगर वो बल किसी तरह से सबलता सिद्ध कर रहा है तो वो सारी कुर्सियां हथियारा है। ऐसी दशा में चलेगा कैसे? इसलिए न्याय के सिद्धांत पर आधारित एक समाज की आवश्यकता है आपको। अब न्याय समाज क्यों आवश्यक है, ये बात कुछ स्पष्ट हुई होगी। चारों तरफ सबल आपके रिसोर्सेस को छीनता है, आपकी कुर्सियों को छीनता है, आपके पदों और संपदाओं को छीनता है। सभी कुर्सियां पद हैं, वो सारी चीजें आपसे छीनी जाती हैं। ऊपर का सबल वर्ग साइलेंट रहता है। तो अबल वर्ग का एक ही तरीका है कि उसका सामाजिक संगठन कर दो। अकेले अकेले तुमको वो डिवाइड एंड रूल, तुमको वो तोड़ता रहता है और अकेले अकेले कूटता रहता है। तुम न्याय के सिद्धांत पर खड़े हो जाओ और आपस में समुचित व्यवहार की प्रणाली अपनाओ। वो लोग तुमको डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि वो तुमको अगर लालच दे के ले भी जाएंगे कि चलो तुमको 50,000 रुपये महीना देंगे, तुम जब जाओगे तो वो तुमको 5 पर लाके खड़ा कर देंगे। धीरे 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 50 कह के ले जाएगा, धीरे धीरे मारते कूटते 5, फिर अंत में 5 रुपए पर भी कहो मुश्किल कर दे। तो जो भी अबल वर्ग है उसको एक सामाजिक बड़ी यूनिट की जरूरत है। तो दुनिया के सभी अबल वर्ग को न्याय समाज की सदस्यता की आवश्यकता है।
दुनिया में किसी भी देश के किसी भी अबल वर्ग को सबल के अत्याचार से बचाने के लिए इनका सामूहिकीकरण आवश्यक है। और वो सामूहिकता इनकी, वो सामाजिकता इनकी न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो। ये भूल ना जाए कि वो समाज न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसका नामकरण न्याय समाज किया गया है। आपने दूसरे भी समाज सुने होंगे, किसी आपने कहीं सुना ब्रह्म समाज, कभी आपने सुना आर्य समाज कि दयानंद जी ने आर्य समाज का गठन किया, पीछे किसी ने ब्रह्म समाज का भी गठन किया था, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। उसी तरह से दयानंद जी सोच रहे थे कि वो जाति प्रथा का उन्मूलन कर देंगे, आर्य समाज का गठन कर देंगे। नहीं, समस्या ना तो सती प्रथा की है, न जाति प्रथा की है, न दहेज प्रथा की है, न बाल मजदूरी प्रथा की है, न दास प्रथा की है। समस्या केवल रिसोर्सेस आर्थिक संसाधन की, आर्थिक संसाधनों की ही खींचतान है चारों तरफ, बाकी अन्य किसी चीज की नहीं है। आप सोचते हैं मंदिर मस्जिद की लड़ाई होती है, कदापि नहीं। आप सोचते हैं ये सामाजिक जातिवाद की लड़ाई होती है कि एक जाति दूसरे जाति से लड़ रही है, कदापि नहीं लड़ती। एक रंग दूसरे रंग से लड़ता है, कदापि नहीं लड़ता। फिर आपको लड़ते हुए क्यों दिखते हैं? चक्कर दूसरा है। लड़ाई उनकी जिस बात को लेके हो रही है वो मुद्दा ही नहीं रहता, वो तो मुलम्मा चढ़ा रहता है, उसका निकिल ऊपर से चढ़ी हुई है, बस अंदर से मामला कुछ और है। अंदर से सभी झगड़ों का एक ही मामला होता है, आर्थिक। झगड़े की जड़ तीन नहीं है। अभी पीछे हमने इस पर एक पूरी लंबी बात करी थी कि जो आपको बताया जाता है कि झगड़े की जड़ तीन, नहीं, झगड़े की जड़ एक। लड़े चाहे अनेक, मुद्दे दिखे अनेक, लेकिन झगड़े की जड़ एक। आर्थिक संसाधन, इकोनॉमिक रिसोर्स, ये आर्थिक संसाधनों की ही खींचतान है, कुर्सियों की खींचतान है, पदों की खींचतान है, संपदाओं की खींचतान है, संसाधनों की खींचतान है। कुर्सियों का ही झगड़ा है, अन्य कोई लड़ाई नहीं होती। आप सोचते हैं वो उसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, ना, कोई लड़ाई का दूसरा आधार नहीं, केवल पद और संपदा। हर कुर्सी के नीचे कुछ संपदा, उसका नाम संपदा इसलिए कहा जाता है। कुर्सी से कनेक्टेड जो रिसोर्स है, संसाधन है, उसको पदेन संपदा नाम दिया जाता है। कुर्सी एक पद है, उससे संबंधित संसाधनों को संपदा कहा जाता है। पदेन स्वामित्व वाली जो संपत्तियां हैं, संसाधन हैं, उसे ही संपदा कहते हैं, पद से संबंधित, इसलिए संपदा। ऐसा संसाधन जो पद से संबंधित है उसे संपदा कहते हैं। तो ये समझ लें, केवल इसी का झगड़ा है। एक न्याय समाज का गठन इसलिए किया गया है। आप सबको धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी। सनातन धर्म इसी न्याय समाज का चिर पुरातन नाम है। जो गायब हो गया था उसको वापस लाओ, जिसमें सभी सदस्यों को
समाज के सभी सदस्यों को समुचित हिताधिकार सुलभ हों, उनकी पात्रता अनुसार उनके संसाधन उनके हाथ में सुलभ हों, ताकि एक भी बेरोजगार, गरीब, गुलाम, गमगीन ना बचे। उसको गंवारपने से छुटकारा मिल जाए, उसको गरीबी से छुटकारा मिल जाए, उसको गमगीनी से छुटकारा मिल जाए, दुखों से छुटकारा मिल जाए, और उसको गुलामी से छुटकारा मिल जाए, दास्ता से मुक्त हो जाए। तो ना वो गंवार रहे, ना गरीब रहे, ना गमगीन रहे, और ना गुलाम रहे। इन चारों बातों से उसका छुटकारा हो जाए। एक ऐसे समाज की रचना जो न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो। न्याय है समुचित शब्द द्वारा परिभाषित सिद्धांत, सम और उचित। आत्मा सम है, प्रकृति औचित्यपूर्ण। देश, काल, परिस्थिति और परिणति के आधार पर जो उचित निर्णय लिए जाते हैं उसे औचित्य कहते हैं। आत्मिक रूप से सभी लोग समान हैं। विकास यात्रा के अनुसार जो नेचुरल उसकी विकास यात्रा चल रही है, उसके अनुसार उसमें औचित्य की आवश्यकता है कि कोई आदमी में विकास के 4 तल होते हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक। इन चारों के आधार पर 4 प्रकार की कुर्सियां तय होती हैं। कृषक, वणिक, रक्षक, नायक। माने कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व 4 प्रकार के ये कर्म होते हैं। ये चारों कर्म आपको मिल सके, आप इन कर्मों को आसानी से कर सकें। और अगर ये अलग अलग रिसोर्सेस ना मिल पा रहे हों तो इनका सबका एकीकरण कर दो, सारे रिसोर्सेस को एक उद्यम में कन्वर्ट कर दो और सभी की पोस्टिंग कर दो। शारीरिक क्षमता वालों को शारीरिक कर्म में लगा दो, मानसिक क्षमता वालों को मानसिक कर्म में, भावनात्मक क्षमता वालों को भावनात्मक, चेतनात्मक क्षमता वालों। चारों प्रकार के लोगों को 4 कर्म में लगा दो और उससे होने वाले उत्पादन को उनके श्रम घंटों के अनुपात में बांट दो। कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं। जितने लोग समझते हैं और इस गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे लोग न्याय समाज ज्वाइन कर सकते हैं। ये न्याय समाज आपकी मौलिक जो 2 समस्याएं हैं, पहली ये कि आपका ये विकास क्रम पूरा हो। विकसित नहीं होंगे तो कर्म नहीं कर पाएंगे। विकास के लिए आपका व्यक्तित्व जो मांग करता है विकसित होने के लिए, उसे ही विद्या कहते हैं। विद्या माने होता है शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, अनुसंधान। तो शिक्षण, प्रशिक्षण और शोधानुसंधान कार्य के लिए संपूर्ण विद्या प्रयुक्त होती है। आपको समुचित शिक्षण प्रशिक्षण मिल जाए, पहले आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक विकास 25 साल तक, 6 साल में एक होता है। 6 साल तक PQ शारीरिक विकास, 6 से 12 तक मानसिक विकास, 12 से 18 तक भावनात्मक विकास, 18 से 24 तक चेतनात्मक विकास होता है। तब आप में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक क्षमताओं का उदय होता है, जिनसे आप कर्म कर पाते हैं। बल, वाणी, व्रत और विवेक का उदय होता है, जिससे आप कर्म कर पाते हैं 25 साल के बाद। तो ऐसा ज्ञान गुण संपन्न आपको किया जाए, इतने कौशल से नवाजा जाए 25 साल तक कि आप योग्य बन जाएं किसी भी कर्म के लिए। और जैसे ही आप योग्य हो जाएं तो आपके लिए
उद्यमिता माने रोजगार की व्यवस्था दी जाए। तो एक ऐसे न्याय समाज का गठन जो आपके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के अवसर जुटाए और आपके आर्थिक संसाधनों को उत्पन्न करके उसमें रोजगार का साधन क्रिएट करे। एक ऐसे समाज का गठन जिसमें ना कोई अनपढ़ रहे या शिक्षित रहे, ना ही पिछड़ा रहे, और उसके बाद उसको एक अनिवार्य रूप से रोजगार भी प्राप्त हो जाए। दो बातें, इन दोनों बातों को प्रतिष्ठित करने से आपकी कर्म की पात्रता और कर्म का पद तय हो जाता है। संपदा उन पदों पर आधारित होने के कारण वहां मौजूद रहती है। उन संपदाओं पर आय की संभावना होती है, इसलिए उनको आय स्रोत भी कहते हैं। उससे होने वाली आय से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उस आय के द्वारा ही आप अपने जीवन यापन को संपन्न कर सकते हैं, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं, और साथ में ये सामाजिक जो ये कार्यक्रम चलता है उसमें शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्रदान करने वाली जो सामाजिक योजनाएं हैं उनका संचालन भी हो जाता है। बस इतने से ही अगर ये न्याय समाज खड़ा हो सकता है, चल सकता है, तो सरकार से लड़ने की क्या जरूरत है? सरकार को अपना काम करने दीजिए। आपको जितनी वो सेवाएं दे पा रही है ठीक है, नहीं दे पा रही है तो भी ठीक है, सरकार है, उसे चलने दीजिए। आप सामाजिक रूप से अपनी शिक्षा व्यवस्था ठीक कर लीजिए और अपने उद्यम व्यवस्था को ठीक कर लीजिए, तो रोजगार सेट हो जाए। तो आपका जैसे ही विद्या और उद्यम सेट होता है, माने शिक्षा रोजगार सेट होता है, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा न्याय समाज जो समुचित रूप से आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए आपको विद्यार्जन के अवसर देता है और 25 साल तक संपूर्ण विद्या के अवसर और साधन सुलभ कराता है, विद्यालय सुलभ कराता है, और आगे उद्यमालय भी सुलभ कराता है 25 के बाद। तो ये विद्या और उद्यम की गारंटी से युक्त सबको समान रूप से शिक्षा और रोजगार के अवसर सुलभ कराने वाला जो एक सिस्टम है, एक ऐसी सामाजिक सहजीविता जो ये दोनों चीजों से ओतप्रोत है, उसे न्याय समाज कहते हैं। दो बातों की वो आपको गारंटी देता है। सनातन धर्म इसीलिए वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना जाता था। पहले ये वर्ण क्रम का विकास, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, और फिर गृहस्थ आश्रम में ये चारों सीटों का शुद्ध रिजर्वेशन। अब आपको कहीं भटकने की कहां जरूरत हो, तो स्कूल से ही तय हो जाता है कि अब आप जाइए अपना काम कीजिए। और ये सभी के लिए समान और उचित अवसर भी सुलभ कराता है, प्राय एक जैसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न करता है, सबको टेस्ट रख के अवसर भी देता है कि आप जिस भी पद पे जाना चाहते हैं टेस्ट दे लीजिए और पहुंचिए। आपको शिक्षित होने के सारे अवसर देता है कि आप सबके समान अपने जीवन का विकास कीजिए, जितना विकसित हो जाए उस तरह के पदों पे जाके अपने काम को प्रारंभ कर दें। एक ऐसी सुंदर व्यवस्था जिसमें ये ब्रह्मचर्य आश्रम का 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन और इसके पश्चात गृहस्थ आश्रम का एक सुंदर सा उद्यम। तो विद्या और उद्यम, विद्यालय और उद्यम केंद्र,
इन दोनों चीजों को स्थापित न्याय समाज कर रहा है। हम लोग मिलकर के विद्यालय चला लें अपना, जब हम समाज के रूप में घनीभूत हो जाएंगे तो हम लोग अपना विद्यालय खोल सकते हैं, सामाजिक विद्यालय, और हम लोग अपना सामाजिक रूप से उद्यम भी चला सकते हैं। उसके लिए तमाम सहकारिता के फॉर्मेट हैं, सामाजिक संस्थाओं के फॉर्मेट हैं, कंपनियों के फॉर्मेट हैं, सब फॉर्मेट लीगल संवैधानिक रूप से उपलब्ध हैं। आपको इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप सिर्फ आपस में संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए दूसरा आपको लूट रहा है। आप आपस में न्याय को स्वीकार कर लीजिए तो आपके झगड़े समाप्त हो जाएंगे। आप अगर नहीं झगड़े में पड़ेंगे, आप अगर निर्विवादिता के लिए तैयार हैं, तो आपका शोषण कहीं नहीं हो सकता, आपको गुलाम कोई नहीं बना सकता। भारत में 2 राजा लड़ रहे थे, बाहर का एक आदमी आता है, इन दोनों को अलग अलग इन्हीं दोनों से कुटवाता है आपस में एक दूसरे को, और जब ये कमजोर पड़ जाते हैं लड़ते लड़ते, तो उन कमजोरों को कूट देता है और इनकी दोनों की संपत्ति अपने पास रखे और इनको भंगी बना देता है। क्या करता है? कहता है अब तुम चलो टॉयलेट साफ करो। तो इतिहास कहता है कि यहां के राजाओं को उन्होंने ये हाल किया, सबको मुर्गा बनाया। अब आप समझ लें कि आपकी लड़ाई में ही दूसरे के लिए अवसर स्वर्ण। अगर आप न्याय से सहमत हैं तो आप लड़ेंगे कैसे, आप बताएं? इसलिए न्याय समाज आवश्यक है। अब महत्व क्या है कि आपको सदा सदा के लिए गुलामी से बचाता है। सबसे पहले आपको गंवार होने से, अनपढ़ होने से रोकता है, उसके बाद गरीब होने से रोकता है, बचाता है, अनपढ़ होने से बचाता है, गरीब होने से बचाता है, बेरोजगार होने से बचाता है, बेघर होने से बचाता है, बीमार होने से बचाता है, बेइज्जत होने से बचाता है, और क्या चाहिए? न्याय समाज इसलिए अडॉप्ट करो, आपस में ये बोलो कि आप लोग न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करते हो। न्याय समाज का जो संचालक मंडल होगा उसमें न्यायशील लोग नियुक्त कर लो, वो इस न्याय समाज के फैसले भी कर दिया करेंगे। भाई जब मान आप अपने घर के अंदर अगर 4 लोग रह रहे और नहीं लड़ना चाहते, कह रहे हैं घर का मुखिया एक बना लेंगे, वो जो भी फैसला दे देगा मान लेंगे, तो घर के अंदर कौन रोक रहा है आपको? संविधान कहां वाले चला रहा है? अब 4 भाई अगर घर में बैठे हैं और कहते हैं कि पिताजी के पास ले जाएंगे और पिताजी जैसा फैसला दे देंगे हम लोग मान जाएंगे, अब क्या होगा? तो आप लड़ेंगे क्यों? कोई बात अगर है तो आप पिताजी की तरफ जाएंगे, कहीं उसको जाके बताएंगे कि छोटा वाला इसने हमको एक थप्पड़ मारा, तो आप पिताजी के पास जाएंगे, उससे नहीं लड़ेंगे, आप उसको पिताजी को बताएंगे कि इसने हमको एक थप्पड़ मारा। पिताजी उसको भी बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, क्यों मारा पूछेंगे, उसको एक्सक्यूज कराएंगे। इसने कोई गलती की है तो इसको हिदायत दे देंगे और आगे उनको हाथ मिला के वापस भेज देंगे कि चलो गले मिलो और जाओ, अब ऐसा मत करना। उसकी भरपाई कर देंगे, उसको जो क्षति हुई है उसको दवाई कर देंगे, दोनों को समझा देंगे और किनारे बैठा देंगे और कह देंगे कि तुम दोनों सगे भाई हो, लड़ने का जरूरत नहीं, कोई दिक्कत होती पहले हमको बताओ। एक दूसरे से लड़ना नहीं है, मारपीट करना नहीं है, तो आप मुक्त हैं
तो पहले वाला भी इसे मारेगा ही क्यों? जब उसको कोई शिकायत है तो वो भी पिताजी के पास चला जाता है, ये भी पिटने से बच जाता है। समझ रहे हैं? आप सोच रहे हैं पिटने के बाद पिताजी के पास जाना? नहीं, अगर सही पिताजी का चुनाव किए हो तो वो ये हिदायत ही टांग देंगे कि आपस में लड़ना नहीं है, और लड़ने वाले की सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। किसी को कोई शिकायत है तो लड़ना नहीं है उससे, वो शिकायत आगे करनी। कानून हाथ में लेना मना है। अभी आप बाहर खाने में जाते हैं, वो ये नहीं कहता कि क्यों लड़े, और न सूचना टांगता है कि आपस में लड़ना मना है, और ना ही आपकी नागरिकता खत्म करता है। वो कहता है कि इसी तरह लड़ते रहो, अंदर रहो, और उसको 500-500 रुपए दोनों दिया करो हर लड़ाई पर रिपोर्ट लिखाने। तो उसके तो तुम्हारी लड़ाई उसके इनकम का स्रोत है, इसलिए वो तुम्हारी लड़ाई को जारी रखना चाहता है। इसलिए एक ऐसे समाज का गठन करो जो न्याय के सिद्धांत को मानता हो। अभी का जो शासन प्रशासन है वो न्याय के सिद्धांत को नहीं मानता। आप जाके बताइए कोर्ट में कि करेंसी डिजिटल कर दो तो सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, चोरी समाप्त हो जाएगी। कोर्ट का कोई जज ना सुनेगा, ना मानेगा, ना इस पर कोई आदेश देगा, क्योंकि वो खुद भी उसी झमेले में लिखते। उसके पास भी लिखित में घूस कैसे ले? तो जब न्याय के सिद्धांत पर आधारित आप करेंगे तो आप कहेंगे कि मान लीजिए आपका भ्रष्ट हो गया, जज तो क्या करेंगे? आपके पिताजी भ्रष्ट हो गए तो किसके पास जाएंगे? नहीं, इसमें नियम ये होता है कि ये न्याय के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इसमें राजनीतिक न्याय भी रहता है। राजनीतिक न्याय क्या है कि आप सभी लोगों की शासन में भागीदारी होगी, आप सभी के सहमति से ही उनके फैसले चलेंगे, उनकी पद नियुक्ति और पदच्युति भी आपके सामूहिक मतदान पर ही आधारित होगी। तो आपको यहां मत पूर्वक पिताजी बदलने की सुविधा होगी, माने अपना खुद का न्यायाधीश, आप अपना घरेलू न्यायाधीश वोटिंग द्वारा बदल सकेंगे। बाहर वहां आप न्यायाधीश नहीं बदल सकते, इसीलिए वो ठसके के साथ बैठा रहता है और आपकी सही बात को भी खारिज कर देता है और गलत फैसले देता रहता है। अभी हम जाएं कोर्ट में कहें कि चारों जनाधिकार जनता को नहीं दिए जाते और इस पर बजट भी नहीं बनाया जाता, कोई जज सुनने वाला नहीं, कोई पार्टी सुनने वाली नहीं, कोई राजनेता सुनने वाला नहीं, कोई विधायक सुनने वाला नहीं, कोई भी मंत्री सुनने वाला नहीं, आप किसके पास जाएंगे? न्याय के सिद्धांत कोई नहीं मानता। दुनिया की किसी भी सरकार को हम चुनौती देते हैं स्लाइड सामाजिक मीडिया के माध्यम से कि अगर कोई न्याय के सिद्धांत को मानता हो तो वो हमको संपर्क करे, और नहीं करेगा। यहां से अमेरिका तक कोई भी, भारत की कोई सरकार नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, nobody will accept this challenge कि क्या वो न्याय के सिद्धांत को मानता है, क्या वो समुचित हिताधिकारों के सिद्धांत को मानता है, क्या वो संविधान में दर्ज आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय के सिद्धांत को मानता है। क्या वो न्यायपूर्वक राजकोषीय बजट बनाने के लिए सहमत है, प्रत्येक नागरिक की समुचित हिताधिकारिता के लिए राजी है? ये तो सब न्याय के सिद्धांत ही, कंसेप्ट ही, इसको मना कौन कर सकता है दुनिया में? लेकिन क्या जो न्याय के लिए जिम्मेदार है, कोई न्यायाधीश, कोई नेता, कोई नायक, कोई मंत्री, कोई सामाजिक न्याय मंत्री, कोई अन्य किसी प्रकार का मंत्री, जिनको न्याय की सारी जिम्मेदारी है, नेतृत्व की जिम्मेदारी है, नीतियों की जिम्मेदारी है, और सारे नियम नीति निर्णय न्याय के लिए बनाए गए। न्यायालय सर्वोच्च मंदिर है, उन्हीं नियमों नीतियों निर्णयों पर आधारित न्यायालय चल रहा है।
कोई न्यायाधीश क्या न्याय के कंसेप्ट को स्वीकार करने के लिए राजी है? नहीं, एक भी कोई संपर्क नहीं करे। इससे पता चलता है कि जनता तुम 95% लोगों का, बल्कि 99% लोगों का सारा न्यायोचित हिताधिकार उन 1 से 5% लोगों ने सब कुछ हरण कर रखा है, और उनकी आबादी 1% से भी कम है। सच बात करिए। अब वो न्याय के सिद्धांत पर खड़े नहीं हैं, और जो न्याय के सिद्धांत पर खड़े नहीं तो दुनिया में इतने न्यायालय क्यों बनाए गए हैं? ये मतलब ये है कि ये शेर की मांगे हैं। क्या है? ये सिंघालय हैं। अगर आप वास्तव में न्यायालय चाहते हैं तो फुर्सत से खुले आम इसकी चर्चा होनी चाहिए कि न्याय के जो कंसेप्ट हैं वो सामने रखे क्यों नहीं जाते, और उन पर ये सहमत क्यों नहीं होते सारे न्यायालय और विधानालय और मंत्रालय दुनिया के। ये लाठी से क्यों बात करते हैं? ये बंदूक से क्यों बात करते हैं? रूस बंदूक से क्यों बात कर रहा है यूक्रेन से? चीन भारत के साथ बंदूक से बात क्यों कर रहा है? ये लोग न्यायालय क्यों नहीं जाते? दो जिसको कंप्लेंट है। जब विश्व न्यायालय बना है तो दो देशों के बीच के किसी भी फैसले के लिए वो विश्व न्यायालय जिम्मेदार है। वहां ये क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि दादागिरी करनी है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, बस सारी कुर्सियां मेरी हैं, तू खड़ा हो बाहर। तेरे घर को तोड़ा जाएगा, तेरे रिसोर्सेस को तोड़ दिया जाएगा, तुझे सिर्फ गुलाम बनाना है, गुलामों से बनना है, गुलाम बनाया जाना है, लेबर चौराहे में उसे खड़ा करना है ताकि सस्ता मजदूर मिल सके। रिसोर्सेस सब तोड़ दो ताकि सस्ता मजदूर मिल सके। ये कौन सी पॉलिसी? रिसोर्सेस क्यों तोड़वाना चाहते हो? एक दूसरे के रिसोर्स क्यों तोड़ रहे हो? देखो, जब आप समझ जाओगे कि 1% आदमी 99% कुर्सियों को हथियाने के अतिरिक्त कोई कार्यक्रम नहीं चला रहा है, तो झगड़े की जड़ एक, ये आर्थिक संसाधनों के जो पद हैं, कुर्सियां हैं, इन्हें खींचा जा रहा है, अन्य कुछ भी नहीं है। एक न्याय समाज का इसीलिए गठन किया जा रहा है कि जो ये 99% लोग हैं दुनिया में, ये अब आपस में जीना सीख लें, और इसके लिए कोई क्रांति, कोई हथियारबाजी, कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम आपस में झगड़ा करने के लिए राजी नहीं हो तो तुम्हारा शोषण कोई नहीं करेगा, और अगर तुम झगड़ने राजी हो तो तुम्हारा शोषण तुम कराते रहो। अगर तुम लोग तांत्रिक ढंग से रहना चाहते हो, अपने जज का नियोजन और विस्थापन दोनों तुम अगर सार्वजनिक बहुमत से करना चाहते हो, तो इस दुनिया का कोई जज तुम्हारी किसी भी रिट को खारिज नहीं कर सके। हर रिट पर उसे फैसले देने होंगे, और फैसला देके भी गलत बच नहीं सकेगा। उस फैसले की भी पुनर्समीक्षा, रिव्यू का अधिकार आपके पास हो। तो न्यायालय की नाक में नकील होगी तुम्हारी। तुम अपनी सामाजिकता बना लो और इसका एक सामाजिक ढंग अपना लो। अगर वो लोग बेढंगे हो गए हैं, सारी पोस्टें वहां पर राष्ट्रीय तल पर राजनीतिक रूप से कब्जा कर चुके हैं, तो तुम सामाजिक रूप से जीना सीखो। घर के अंदर तुम सामाजिक हो जाओ, सारी दुनिया में तुम सामाजिक हो जाओ। पूरी दुनिया में सामाजिक विद्यालय चलाने की छूट है, तो तुम अपना सब लोग मिलकर सामाजिक विद्यालय क्यों नहीं चला लिया? अनपढ़ क्यों रहे? सरकार को गरियाने में आप बिजी रहे। आप अपना विद्यालय खोलो ना। जो भी विद्यालय खोलता था वो सामाजिक विद्यालय नहीं चलाता था, वो गुरुकुल यूनिवर्सिटी आर्य समाज खोलता है और सरकार की तरफ चला जाता है।
शोषक वर्ग की तरफ चला जाता है, सबके लिए खोलता नहीं। सामाजिक रूप उसका नहीं देता, वो प्रॉफिट मोटो पर चला। अगर उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो तब तो सामाजिक हुआ। नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन को ही सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, सामाजिक संस्था कहते हैं। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है कहां? कौन सा विद्यालय चल रहा है नॉन प्रॉफिट मेकिंग? अगर ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग विद्यालय स्थापित कर दिए जाएं तो पूरी दुनिया में सबको शिक्षा मिल जाएगी। हमारा दावा है, अगर आप लोग एक ऐसे न्याय समाज का गठन करते हैं जो विद्यालय चलाने के लिए सामर्थ है, तो ये जो हम न्याय समाज बना रहे हैं, ये एजुकेशन टू ऑल एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, दो सिद्धांतों को ये क्रियान्वित कर रहा है। एजुकेशन क्यों? ताकि तुम उद्यम में उतर सको, कर्म के योग्य हो सको, ज्ञान और गुण वहां मिल जाए ताकि तुम कर्म को ज्ञान और गुण के अनुरूप भी कर सको। बिना गुण का कोई कर्म होता नहीं। जिस चीज को तुम जानते नहीं, जिस चीज का तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है, तुम उस कर्म को कैसे करोगे? सचिन तेंदुलकर के अंदर अगर बैटिंग करने के गुण नहीं है तो बैटिंग करेंगे कैसे? ड्राइवर के अंदर ड्राइविंग का गुण नहीं है तो ड्राइविंग करेगा कैसे? तो कर्म करने के लिए आपको गुण और ज्ञान की जरूरत है। अगर आप क्रिकेट को जानते नहीं हो, क्रिकेट खेलने का गुण भी नहीं है, तो न ज्ञान है न गुण है, तो आप क्रिकेट खेल के और ये इतना बड़ा बड़ा सेंचुरी बनाएंगे कैसे? और उससे होने वाली प्रोफेशनल आय आपके पास आएगी कैसे? तो आय का स्रोत ज्ञान और गुण है जो विद्यालय से आता है। इसलिए स्कूलिंग टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, ये दोनों चीजें एक ही हैं। स्कूल से ही उद्यमिता सेट होनी चाहिए, वहीं से शिक्षा प्रशिक्षण सब लेकर के और उद्यम के केंद्र में उतरे और समृद्ध जीवन जी। तो न्याय समाज एक ऐसी व्यवस्था दे रहा है जिसमें ना कोई अनपढ़ और ना कोई बेरोजगार, ना कोई गंवार और ना कोई गरीब। और जब गरीब ही नहीं है तो घर तो अपना बना ही लेगा, और जब गरीब ही नहीं है तो अस्पताल अपना बना ही लेगा। अमीरी से सब हो जाता। इसलिए पहले पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य आश्रम प्रतिष्ठित करो, सनातन धर्म वापस लाओ, फिर गृहस्थ आश्रम, वहां जाकर के ये कृषि वाणिज्य राज्य नेतृत्व, चाहे अलग अलग करो चाहे इनको सबको इकट्ठा करके एक उद्यम लगा लो, उसमें सारी पोस्टिंग कर लो, हर प्रकार की पोस्टिंग कर लो। उसमें आप शारीरिक श्रम वाले श्रमिक लगा लो, मानसिक श्रम वाले श्रमिक लगा लो, भावनात्मक श्रम वाले मैनेजर लगा लो, और चेतनात्मक श्रम वाले डायरेक्टर लगा लो। आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये न्याय समाज आपकी इस मौलिक समस्या को समाप्त कर रहा है। पूरी दुनिया के लोगों से हम अपील करते हैं, भारत के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे लोग सरकार से लड़ना छोड़ करके अपनी सामाजिक संरचना पर ध्यान दें, सामाजिक रूप से पुनर्गठित हों, सनातन धर्म को वापस लाएं। उसमें न कोई अनपढ़ रहता है, न कोई बेरोजगार, न कोई गंवार, न कोई गरीब। तो ऐसी सुंदर जीवन चर्या जिससे प्राप्त होगी उसे न्याय समाज कहते हैं, जिसे धर्म संस्थापक संघ संचालित कर रहा है। विगत 32 वर्षों से इन सब चीजों की तैयारी चल रही है। अब इसको बिना किसी आंदोलन, धरना, हड़ताल, लड़ाई झगड़ा, सरकार का विरोध, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। सरकार, भैया देश चलाना है, देश चलाने दो सरकार को, आप समाज चला लो। सरकार से लड़के क्या मिलेगा? सरकारों को चलने दो, इतनी बड़ी आर्मी है, सब उनका भी जरूरत है, अपना लगे हुए हैं, उनको चलने दो। आप अपनी शिक्षा रोजगार का बंदोबस्त कर लो बैठ के सामाजिक रूप से। सरकार से लड़ने से क्या होगा? रोज धरना दिए पड़े हो।
जहां देखो वहां लड़ाई, जहां देखो वहां भिड़ाई। जरूरत नहीं है इसकी। सरकार को चलने दो, जो टैक्सेशन कर रहे हैं उन्हें टैक्सेशन करने दो, जो अपना जहां खर्चा खा उड़ा रहे हैं उन्हें खाने और जीने दो। आप लोग अपनी सामाजिक ढंग से अपनी व्यवस्था दुरुस्त करो। ऋषियों ने राजाओं से लड़ने का फैसला नहीं किया। ऋषियों ने कहा राजाओं को चलने दो जो जैसे चल रहे हैं। तुम सामाजिक रूप से उन्होंने शिक्षा दी सबको, गुरुकुल चलाए, घरों में चला दिए भाई शिक्षा। हम ये सब चला रहे हैं अपने घर में बैठा के लोगों को पढ़ाने, जाने कितने लोग। सब जगह स्कूल खोले थे, सबको विद्या, सबको रोजगार, न्याय समाज। का यही विस्तार है। इसे बढ़ाओ, आगे फैलाओ, लोगों को न्याय समाज से जोड़ो। आज एक इसका न्याय समाज का एक प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है और उनके नाम की घोषणा हम अभी किए देते हैं। तो शैलेंद्र यदु जी न्याय समाज के, उनको न्याय समाज का प्रभारी बनाया जा रहा है। ये प्रशासनिक सामाजिक पद है जिस पर सामाजिक कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, सामाजिक सहभागिता के लिए उनको समाविष्ट किया जा रहा है। वो इसमें एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति के लिए कोई जरूरत नहीं। सामाजिक रूप से विद्यालय चलाना है, सामाजिक रूप से लोगों के लिए रोजगार के संसाधन क्रिएट करना है, रोजगार के अवसर क्रिएट करना है, ताकि कोई भी अनपढ़ और गरीब ना रहे। तो अनपढ़ों और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, अशिक्षितों और बेरोजगारों को जीवन में ऊपर उठाने के लिए ये पूरा कंप्लीट कार्यक्रम संचालित हो रहा है। तो शैलेंद्र यदु जी को हमारी शुभकामनाएं। उन्हें पदाधिकारी बनाया गया है और आज से वो इसमें अपनी सामाजिक भूमिका निभा सकेंगे। आप सभी को आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। हर हफ्ते चलने वाला ये कार्यक्रम आप सभी लोग जरूर पार्टिसिपेट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर किया करें ताकि तमाम दुनिया के लोगों तक ये पहुंचे और दुनिया के 99% लोगों का उद्धार हो सके। 1% लोग तो अपना उद्धार कर चुके हैं, उनसे लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। उनका सेठ है, वो खुश हैं, समृद्ध हैं, सब अच्छा है, बढ़िया बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। समृद्ध होना कोई गलत बात नहीं। आप सब भी इसी तरह सुंदर जीवन जी सकें, सब समृद्ध जीवन जी सकें, इसी के लिए बंदोबस्त किया जाता है। और एक दूसरे का शोषण, एक दूसरे की खींचतान के बजाय एक सुंदर 100 कुर्सियां हैं तो सभी लोग बैठ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 99 खाली पड़ी रखने से कोई लाभ भी नहीं। तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयां कि ये न्याय समाज अब निरंतर एक्टिव हो रहा है। इससे आप लोग सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इससे कनेक्ट करें, इसकी सदस्यता प्रदान करते रहें और इसी अपील के साथ ही कार्यक्रम में समाप्त किया।